विगत व्याख्यान में संस्कृत नाटकों के महत्व पर चर्चा की गई थी। आज के इस व्याख्यान में हम संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के विषय में बात करेंगे। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रकार के वाद या यूँ कहें मत प्रचलित हैं, जिनमें से जो मुख्य मत हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है भारतीय परंपरा, दूसरा है जो संवाद सूक्त का मत है, फिर मृतात्म श्राद्धवाद भी एक मत है, और पर्ववाद है, रासलीलावाद है, स्वांगवाद है, पुत्तलिका नृत्यवाद है, छाया नाटकवाद है, यूनानी प्रभाववाद है, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के मत जो हैं वो नाटक की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित हैं। उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और फिर समीक्षा करेंगे कि कौन सा मत जो है वो समीचीन है। तो जो भारतीय परंपरा है, सर्वप्रथम हम उसी मत को लेते हैं। जो भारतीय नाट्यशास्त्र है उसमें उसकी उत्पत्ति की विवेचना करते हुए महामुनि भरत ने, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि महामुनि भरत ने भारतीय नाट्यशास्त्र की रचना की, और उस समय यही हमारे पास नाटक के विषय में, उसके शास्त्रीय पक्ष के विषय में, उसके तकनीकी बिंदुओं पर विचार करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके द्वारा हम नाटक को भली भांति समझ सकते हैं। उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में और आधुनिक कालखंड में उस दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं। भारतीय जो नाट्यशास्त्र है उसके अनुसार तो महामुनि भरत ने अपने इस नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है कि संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो, जिसको चारों वर्णों के व्यक्ति समान रूप से अपना सकें। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से सार भाग लेकर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, जिसको कि हम संवाद या कथोपकथन कह सकते हैं, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया। इसका श्लोक इस प्रकार है, ये आपकी स्क्रीन पर सामने ही है। तस्मात् सृजा परम वेदं पंचमं सार्ववर्णिकम् एवं संकल्प्य भगवान सर्ववेदान अनुस्मरन् नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान रसान अथर्वणादपि। तो यहाँ पर कहा कि ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया, और इस प्रकार से पंचम वेद, जिसको कि हम नाट्य वेद कहते हैं, उसकी रचना की, जिसका उद्देश्य था कि समस्त वर्णों के व्यक्ति समान रूप से मनोरंजन कर सकें और एक समान धरातल पर वे आएं और एक समान वातावरण में मनोरंजन कर सकें। तो ये नाटक की उत्पत्ति का उद्देश्य था भारतीय परंपरा के अनुसार। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इनमें जो मैक्स मूलर हैं और वॉन श्रोडर हैं, हर्टल हैं, ये जो पश्चिम के विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान, इनके अनुसार जो थोड़ा ये कहते हैं कि जो ऋग्वेद में जो संवाद सूक्त हैं, इनके आधार पर संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई। तो जैसे इंद्र मरुत संवाद है, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है, वशिष्ठ सुदास संवाद है, यम यमी संवाद है,
इंद्राणी वृषा कपि संवाद है, पुरुरवा उर्वशी संवाद है, सरमा पणि संवाद है। ये जितने भी हैं, इसके अतिरिक्त और भी जो विद्वान हैं, ओल्डनबर्ग हैं, विंडिश हैं और पिशेल हैं, उनका भी मत है कि ये संवादात्मक सूक्त जो हैं नाटकीय थे, इनकी पृष्ठभूमि नाटकीय है। तीसरा जो मत है वो मृतात्म श्राद्धवाद है। ये प्रोफेसर रिजवे जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके द्वारा ये मत प्रकट किया गया कि विश्व की सभी संस्कृतियों में मृतात्माओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की जो परंपरा है, मृतात्माओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अभिनयात्मक आयोजन आज भी प्रचलित हैं और यही नाटकों का पूर्व रूप मानना चाहिए, अर्थात इन्हीं से नाटकों की उत्पत्ति हुई है। एक और चौथा मत है, वो है पर्ववाद। पाश्चात्य विद्वानों ने एक और मत दिया है जिसके अनुसार यूरोप में मेपोल एक पर्व मनाया जाता है, उत्सव है, अभिनय प्रधान ढंग से इसे मनाया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन समय में इंद्रध्वज उत्सव पर अभिनय होते थे। बाद में भी पर्वों पर अभिनय आदि के आयोजन होने लगे, जैसे कि बसंत पंचमी पर और होली इत्यादि के आयोजन हुए। तो इस प्रकार के आयोजनों से ही नाटक का उद्गम हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है और विशेषतः पाश्चात्य विद्वानों का मानना है। एक रासलीलावाद भी है, जिनके अनुसार कि कृष्ण की रासलीलाएं और कृष्ण भक्ति के संबंध में जो आयोजित रासलीलाएं हैं, उनको भी नाटकों की उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए। फिर है स्वांगवाद। तो ये भी पाश्चात्य विद्वान हैं जो कहते हैं, जैसे प्रोफेसर हिलब्रांड हैं, स्टेन कोनो हैं, इनके अनुसार जो लोकप्रिय स्वांगों से नाटकों की उत्पत्ति हुई। उनका जो कथन है कि स्वांगों के साथ रामायण और महाभारत की कथाओं ने मिलकर नाटकों को जन्म दिया है। अगला जो मत है वो पुत्तलिका नृत्यवाद है। तो डॉक्टर पिशेल ये कहते हैं कि प्राचीन समय में कठपुतली का नाच प्रचलित था, उसका विकसित रूप नाटक हुआ। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त जो सूत्रधार है, धागा पकड़ने वाला, वह इस कथन की पुष्टि करता है। कठपुतलियों में भी धागे के द्वारा ही कठपुतलियों का नृत्य या नाटिका होती है, और सूत्रधार जो शब्द है उसमें भी सूत्रम धारयति यह, ये व्युत्पत्ति है इसकी, सूत्रधार की। तो उस आधार पर ये कहते हैं, क्योंकि सूत्रधार के लिए जो धागा पकड़ने वाला, सूत्र का अर्थ होता है धागा, तो इस कारण से ये मानते हैं डॉक्टर पिशेल कि जो कठपुतली का नृत्य था, इसी से नाटक की उत्पत्ति हुई। छाया नाटकवाद। प्रोफेसर ल्यूडर्स हैं और स्टेन कोनो ने एक और मत दिया है कि छाया नाटकों में जो चित्रों का प्रदर्शन किया जाता था, उससे नाटकों की उत्पत्ति हुई। फिर यूनानी प्रभाववाद है। तो प्रोफेसर वेबर और प्रोफेसर विंडिश कहते हैं कि भारतीय नाटकों का जन्म यूनानी प्रभाव से हुआ है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में यवनिका शब्द का प्रयोग होता है और वह प्रमाणित करता है कि जो यूनान से भारतीय नाटकों का जन्म हुआ है। तो इन वादों की जो समीक्षा की है विद्वानों ने, वो इस प्रकार है कि जो संस्कृत नाटक की उत्पत्ति के विषय में वाद प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें दो तथ्य मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य हैं: नाटकीय तत्वों का होना और नाटकों का प्रारंभिक रूप। नाटकीय तत्वों के प्राचीनतम रूप पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में नाटक के प्रमुख सभी तत्व मिल जाते हैं। अतः भरत मुनि ने नाट्य वेद को चतुर्वेदांग संभवम कहा है, कि चारों वेदों से जो उत्पन्न हुआ हो। नाटक के लिए मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता है: पाठ्य अर्थात कथा वस्तु, दूसरा संगीत, तीसरा अभिनय और चौथा रस। ऋग्वेद के संवाद सूक्तों में कथा वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सामवेद में संगीत तत्व है, जो नाटकों में जो संगीत है वो हम
सामवेद से ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो यजुर्वेद है, इसमें कर्मकांड में वाचिक और हस्तादि का संचालन, इस तरह हस्तादि का जो संचालन है, ये अभिनय की जो आधारशिला हमें यहाँ पर मिलती है। फिर जो अथर्ववेद में कामः कामस्य इषुः, इस तरह से सपत्नी नाशनम, केवलः पति आदि जो सूक्त हैं, इनमें श्रृंगार रस प्रधान है। और शत्रु नाशनम, सेना निरीक्षणम, शत्रु सेना सम्मोहनम, सेना संयोजनम, संग्राम जयः इत्यादि सूक्तों में वीर रस प्रमुख है। तो भारतीय नाटकों में श्रृंगार और वीर रस मुख्य हैं और इन रसों के लिए अथर्ववेद उत्तम आधार माना गया है। अथर्ववेद में करुण आदि रसों का भी वर्णन है और इस प्रकार नाटक के लिए आवश्यक चारों तत्व वेदों में इन चारों वेदों में उपलब्ध हैं। अतः भरत मुनि का ये जो कथन है, जो यहाँ पर आपको बताया, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात इत्यादि, ये स्क्रीन पर आप देखिए। तो ये जो है पूरी तरह से उपयुक्त प्रतीत होता है कि भारतीय नाट्यशास्त्र चतुर्वेदांग संभव है। दूसरी जो विचारणीय बात है वो भारतीय नाटकों का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। तो इसका प्रारंभिक रूप हमें यज्ञादि के अवसरों पर धार्मिक अभिनयों में मिलता है। ऋग्वेद के संवाद सूक्त इस दिशा में प्रथम अभिनयात्मक प्रयोग हैं। ये प्रयोग यज्ञों तक ही सीमित न रहकर धार्मिक क्रियाकलाप के अंग भी बन गए। प्रारंभ में धार्मिक अभिनयों की लोकप्रियता के कारण इन्हें पर्व उत्सव आदि का अंग भी बनाया गया। इस क्रमिक विकास की प्रक्रिया में इंद्रध्वज महोत्सव आदि को एक कड़ी समझना चाहिए, क्योंकि ये विकास है। इससे संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति और साथ ही साथ हम विकास की यात्रा देख रहे हैं। तो यही प्रक्रिया आगे बढ़ने पर पर्वों, उत्सवों, रासलीला आदि में प्रयुक्त होने के कारण अधिक लोकप्रिय होती गई। और इस प्रकार का जो पूरा विवेचन है, जो वृत्तांत है, उससे ज्ञात होता है कि पर्ववाद और रासलीलावाद नाटक के उद्भव के मूल कारण न होकर विकास की प्रक्रिया के अंग हैं। अतः इसी रूप में इनकी उपयोगिता स्वीकार्य है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये नाटक की उत्पत्ति के विषय में बता रहे हैं और साथ ही ये जो हम देख रहे हैं पर्ववाद, रासलीला के पुत्तलिका नृत्य, रासलीला इत्यादि, ये सब विकास हैं, ये चरण हैं। विभिन्न चरणों में जो नाटक के विकास की यात्रा है उसको ये बताते हैं। तो और मैक्समूलर आदि ने ऋक् संवाद सूक्त की जो स्थापना की है, उसमें संवाद पक्ष का पूर्णतया तथा अभिनय पक्ष का आंशिक समावेश हो जाता है। अब भरत मुनि ने नाट्य में संगीत, अभिनय और रस की जो आवश्यकता बताई है वह इसमें न्यून है। मृतात्म श्राद्धवाद भारतीय नाटकों की उत्पत्ति के लिए सर्वथा अग्राह्य है। यूनानी नाटक प्रायः दुखांत होते हैं, उनके लिए इस मत की उपयोगिता मानी जा सकती है। उरुभंग जैसे जो नाटक हैं भास रचित, जो दुखांत नाटक हैं, वे भी वस्तुतः पापी का नाश होने के कारण मूलतः सुखांत ही हैं। क्योंकि उरुभंग में उरु अर्थात जंघा और उसका भंग, उसको जंघा को तोड़ने का, उरुभंग भास द्वारा रचित नाटक है जिसमें दुर्योधन की जंघा को तोड़ने के विषय में बताया जो भीम की प्रतिज्ञा है। तो इस तरह से वहाँ पर भी पापी अर्थात दुर्योधन का नाश होने से मूलतः सुखांत ही है, ये कहा जाएगा। तो इसलिए उरुभंग जो नाटक है संस्कृत साहित्य में दुखांत नाटकों में यद्यपि माना जाता है, तथापि कहा यही जाता है क्योंकि पापी का नाश हुआ है, इसलिए यह मूलतः सुखांत नाटक ही है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय या संस्कृत नाटक हैं वे दुखांत नहीं होते हैं, प्रायः सुखांत ही होते हैं। स्वांगवाद और पुत्तलिका नृत्यवाद को भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का मूल कारण नहीं माना गया है।
वस्तुतः ये दोनों शिष्ट समाज में प्रचलित परिष्कृत नाटकों के विकृत रूप हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के नाटक अनुकरण मूलक हैं और अर्धशिक्षित तथा अशिक्षित समाज में परिष्कृत नाटकों के विकृत रूप हैं। छाया नाटकवाद की कल्पना भी, जो हमने पूर्व में बताया, छाया नाटकवाद से उत्पत्ति हुई, उस मत का भी खंडन किया गया है। तो की जो कल्पना है वस्तुतः अपुष्ट आधारों पर है। छाया नाटकवाद की जो कल्पना की गई है उसके कोई पुष्ट आधार नहीं मिलते हैं। डॉक्टर कीथ ने भी जो है इन छायावाद के नाटकों से संबंधित जो तथ्य दिए हैं उनको अविश्वसनीय माना है। और यूनानी प्रभाव को तो जो एक मत था कि भारतीय नाटकों पर या संस्कृत नाटकों पर यूनान का प्रभाव है, यूनानी नाटकों का, तो इसको जो है सिरे से नकार दिया गया। इसको पूर्णतया इसका निषेध किया गया, क्योंकि तर्क यह दिया गया कि यवनिका का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम ये माने कि यूनान का प्रभाव है। तो इस बात का पूर्णतया पुरजोर तरीके से खंडन किया गया है। और कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए जो यवनिका शब्द का प्रयोग होता है, इसमें यवन शब्द के कारण यूनानी प्रभाव का भ्रम चल पड़ा। वस्तुतः यवन देश से आए हुए वस्त्र से निर्मित हुए पर्दे के कारण यवनिका नाम पड़ा है। यवनिका जो है पर्दा है, और उस पर्दे का कपड़ा यवन देश से आता था, जिसके कारण उसे यवनिका कहा जाने लगा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नाटक पर ही संपूर्ण, एक पर्दे के कारण हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण नाटक पर, संस्कृत नाटकों पर जो है वो यूनानी प्रभाव है। ये एक तर्क दिया गया। दूसरा, संस्कृत नाटकों का विभाजन कार्य के विश्लेषण पर आश्रित है, यूनानी नाटकों में ऐसा नहीं है। भारतीय नाटक या संस्कृत नाटक जो हैं सुखांत हैं, दुखांत नहीं है। इसके विपरीत जो यूनानी नाटक हैं वो दुखांत हैं, इसलिए यूनानी नाटकों का संस्कृत नाटकों पर प्रभाव नहीं है। संस्कृत नाटकों का में अन्विति त्रय यानी कि संकलन त्रय जो है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये नहीं मिलता है हमें। संस्कृत नाटकों में इसका सर्वथा अभाव है, जबकि यूनानी नाटकों में इसका पालन करना आवश्यक है। समय, स्थान और क्रिया, इनकी यूनिटी, इनका एकीकृत होना अत्यंत आवश्यक है यूनानी नाटकों में, और संस्कृत नाटकों में ऐसा नहीं है। फिर अभिनेताओं की जो संख्या है उस दृष्टि से भारतीय और यूनानी नाटकों में बहुत ही वैषम्य है। भारतीय नाटकों में अंगरक्षक के रूप में यवनी स्त्रियों का शाकुंतल आदि में उल्लेख है, और इसके आधार पर यूनानी प्रभाव मानना असंगत है। एक पात्र को रख लेने से यूनानी प्रभाव नहीं माना जा सकता है, और इससे केवल यह सिद्ध होता है कि भारतीय राजाओं के दरबार में अंगरक्षक के रूप में यवन स्त्रियां रहती थीं, क्योंकि वे निर्भीक और कार्यकुशल होती थीं। रंगमंच की दृष्टि से भारतीय और यूनानी नाट्यशालाओं में भी पर्याप्त अंतर है, इसलिए भारतीय या यूं कहें संस्कृत नाटकों पर यूनानी प्रभाव नहीं है। ये एक और तर्क दिया गया, और विंडिश ने यह स्वीकार किया है, जो विंडिश पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि नाट्यशालाओं के संबंध में तुलना की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि भारतीय नाट्यशाला स्थायी नहीं होती थी। तो इस प्रकार ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाटकों पर यूनानी नाटकों का प्रभाव नहीं है। केवल दो ही जगह हम देखते हैं कि यवन स्त्रियों का, स्त्री पात्रों का अंगरक्षक के रूप में हम इनकी उपस्थिति देखते हैं, और उसका कारण है कि वे निर्भीक और कुशल होती थी। किंतु एक पात्र के सम्मिलित कर देने से संपूर्ण नाटक और उसकी तकनीक और उसका सारा नाट्य संयोजन, सभी कुछ यवन नाटकों पर आश्रित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से यवनिका, जो यवन देश से आए हुए एक पर्दे वस्त्र का, यवन देश के वस्त्र
से बनाए हुए पर्दे के आधार पर यवनिका जो नाम पड़ा, उसके कारण भी हम ये कहें कि संस्कृत नाटकों पर यूनानी नाटकों का प्रभाव है, तो ये भी गलत ही होगा, अनुचित होगा। और स्वांगवाद, पुत्तलिका नृत्यवाद, ये सब भी, मृतात्म श्राद्धवाद, इन सब को भी इन सब का भी निषेध किया गया है, इन्हें नकारा गया है कि ये भी हमारे जो संस्कृत नाटक है उसकी उत्पत्ति इनसे नहीं हुई है। हाँ, ये जो रासलीला इत्यादि हैं या पर्व के समय में, उत्सव के समय में यदि हम अभिनय के द्वारा उत्सव मनाते हैं, अभिनय प्रधान ढंग से मनाते हैं, या कोई नाटक करते हैं या कोई आयोजन करते हैं, तो ये विकास यात्रा कही जा सकती है। तो इस प्रकार नाटकों की उत्पत्ति के विषय में ये पूरा व्याख्यान है। आप इसे ध्यान से सुनिए और पूर्णतया समझिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका या आपको असुविधा लगे या कहीं समझ में नहीं आए, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।